हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 27 और 28 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मैं अवकाश पे था और राज्य से बाहर होने के कारण आपकी क्लासेस जो थी वो संचालित नहीं हो पाई थी। तो वापस से देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जहां से करंट अफेयर हमने छोड़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वापस से। और आज अपने इस वीडियो में हम लोग 27 और 28 अप्रैल की वीडियो की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसके जस्ट बाद देखा जाए आपको 29 और 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएंगे और कल आपको 1 मई से लेकर 5 मई तक के जो करंट अफेयर है वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, कोई भी आपका टेस्ट नहीं छूटेगा, कोई भी आपका पीडीएफ नहीं छूटेगा। कंप्लीट पीडीएफ भी आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी है? यहाँ पर देखा जाए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? अशोक कुमार लहड़ी जो है यहाँ पर देखा जाए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, तो इस दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए किसका स्थान लेंगे तो सुमन के बेरी का स्थान लेंगे। ठीक है, किसके स्थान पर? सुमन के बेरी के स्थान पर देखा जाए अशोक कुमार लहड़ी जो है ये बने हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। तो ये 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है, 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो 15 वित्त आयोग के पूर्व सदस्य भी हैं। यहाँ पर चर्चा करें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभव के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में वरिष्ठ पदों पर इन्होंने कार्य भी किया है। साथ ही साथ देखा जाए एशियाई विकास बैंक से भी जुड़े रहे हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एनआईपीएफपी में अहम भूमिका भी निभाई है। साथ ही साथ कुछ नव नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है नीति आयोग में। साथ ही साथ केवी राजू को नियुक्त किया गया है, गोवर्धन दास को नियुक्त किया गया है, एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है और अभय कंद्रीकर को भी देखा जाए तो नीति आयोग में नियुक्त किया गया है। तो ये हमने पूर्णकालिक सदस्य जो भी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में रिवीजन भी कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? लंदन में नीलाम होगी 17वीं सदी की दुर्लभ एस्ट्रोलैब। ये है 17वीं सदी में बनी हुई दुर्लभ एस्ट्रोलैब। इसकी नीलामी कहां पर की जाएगी? लंदन में की जाएगी। ठीक है, और इसकी अनुमानित कीमत कितनी बताई जा रही है? तो यहां पर देखिए 15 से 25 लाख पाउंड में ये नीलाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर बात करें तो 1612 में निर्मित मुगल काल के पीतल का खगोलीय उपकरण है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और जयपुर की जो राजमाता है गायत्री देवी उनके संग्रह का हिस्सा रहा है। यहां पर चर्चा करें इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो लाहौर में कई मोहम्मद व मोहम्मद मुकीम के द्वारा निर्मित मुगल अधिकारी आगा अफजल के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, किसके लिए? आगा अफजल के लिए इसका निर्माण किया गया था। और यहां पर देखा जाए इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर जो ये एस्ट्रोलैब है, इस एस्ट्रोलैब में 94 शहरों की अक्षांश देशांतर व 38 तारा चिन्ह तथा 5 प्लेटें समाहित की गई हैं और इसके आधार पर शहरों का अक्षांश तथा देशांतर का निर्धारण किया जाता था। किसके द्वारा निर्मित किया गया? नाम याद रखिएगा, कई मोहम्मद व मोहम्मद मुकीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके लिए? तो मुगल अधिकारी था आगा अफजल, इसके लिए निर्माण किया गया था। अब यहां पर देखा जाए ये जो सवाई राजा मान सिंह थे, सवाई राजा मान सिंह द्वितीय, उनके शाही संग्रह का हिस्सा भी रहा है। और यहां पर खास बात यह है कि देवनागरी लिपि, ठीक है, और जो फारसी लिपि है उन दोनों में यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। जो शहरों का नाम वगैरह लिखा हुआ है इसमें, इस एस्ट्रोलैब पे, देवनागरी लिपि में और फारसी लिपि, दोनों लिपियों में देखा जाए यहां पर नामांकित है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? प्रख्यात फोटो जर्नलिस्ट रघु राय का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहां पर देखा जाए 83 वर्ष की आयु में जो रघु राय है इनका निधन हो गया है। चर्चा करते हैं तो 26 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। भारतीय फोटो पत्रकारिता के प्रमुख स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। फोटोग्राफी के जरिए राष्ट्र निर्माण व ऐतिहासिक घटनाक्रमों को इन्होंने दर्शाने का कार्य किया था। चर्चा करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? 1942 में जो झांग वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और 1966 से देखा जाए द स्टेटमेंट से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साथ ही साथ इंडिया टुडे में शामिल होकर भारतीय फोटो जर्नलिज्म को नई दिशा प्रदान की थी। इस प्रकार आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। फोटो जर्नलिस्ट थे रघु राय, 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं श्रीनगर खेल संकल्प। अब ये जो श्रीनगर खेल संकल्प है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत खेलों में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। उस दृष्टिकोण से ये जो खेल संकल्प है, श्रीनगर खेल संकल्प, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको जारी किया गया, यहां पर देखा जाए किसके द्वारा जारी किया गया है तो मनसुख मांडवी के द्वारा जारी किया गया। कहां पर जारी किया गया? तो श्रीनगर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, 3 दिवसीय चिंतन शिविर। उसी दौरान देखा जाए तो इसको यहां पर लॉन्च किया गया श्रीनगर खेल संकल्प को। और बेसिकली इसको किस उद्देश्य से जारी किया गया? तो यहां पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है यानी कि सहकारी संघवाद है
उस पर आधारित रणनीति पत्र है, इस रणनीति पत्र को जारी किया गया है। और ये जो श्रीनगर खेल संकल्प है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एथलीट केंद्रित विकास, यानी कि जो एथलीट सेंट्रिक डेवलपमेंट है, ठीक है, एथलीट सेंट्रिक डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो खेल अवसंरचना है उसमें तीव्र विस्तार करना, किस प्रकार से तेजी से बढ़ाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ खेल से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी कि जो ये संकल्प पत्र है, श्रीनगर खेल संकल्प पत्र, यहां पर देखा जाए खेल से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको जारी किया गया, यानी कि जो खेल है इसको आर्थिक विकास का इंजन बनाया जाए, साथ ही साथ इसके माध्यम से पर्यटन में वृद्धि होगी तथा राष्ट्र निर्माण का साधन होगा। जैसे अब आईपीएल का मैच ही है, समझ लीजिए, जैसे लखनऊ में हो रहा है ना, तो आसपास के जो जिले वाले हैं अब उनके मन में आता है ना कि चलो लखनऊ घूम के आते हैं, इसी बहाने आईपीएल देख कर आएंगे। तो आप आईपीएल देखने के लिए लखनऊ जा रहे हो, लखनऊ जाते फिर आपके मन में आएगा लखनऊ आए ही हैं तो चलो चिड़ियाघर देख लेते हैं, लुलु मॉल देख लेते हैं, बगल में ही है, ठीक है, इकाना स्टेडियम के जस्ट बगल में लुलु मॉल है, तो आपका ये मन में यही आएगा। अब इससे होता क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही साथ देखा जाए जो आर्थिक विकास का इंजन है उसमें आप निर्माण भी कर रहे हैं, मतलब उसमें आप सहयोग भी कर रहे हैं। और वैश्विक लक्ष्य क्या है इस संकल्प पत्र का, यहाँ पर देखा जाए ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया, यानी कि श्रीनगर एक टाइम पे, इसको देखा जाए श्रीनगर को इस प्रकार से, जम्मू को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि ओलंपिक की मेजबानी तक मिल जाए, ठीक है, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों की तैयारी भी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य से ये श्रीनगर खेल संकल्प जारी किया गया है मनसुख मांडवीय के द्वारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दौरान, जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है, जियोंग्यू हाम, ठीक है, जियोंग्यू हाम ने जीता सिंगापुर ओपन 2026, ठीक। अब यहां पर जो सिंगापुर ओपन 2026 है किसने जीता है, यहां पर देख लीजिए, तो ये देखा जाए तो गोल्फ की सबसे पुरानी मेजर क्वालिफायर यहां पर देखा जाए दक्षिण कोरिया के जियोंगो हाम ने जीता है, यहां पर देखा जाए सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब। और ये एशियन टूर तथा ओपन क्वालिफाइंग सीरीज का हिस्सा है। ये जो सिंगापुर ओपन है, सिंगापुर ओपन 2026, ये एशियन टूर के साथ साथ में ओपन क्वालिफाइंग सीरीज का हिस्सा है। अब यहां पर देखा जाए द ओपन चैंपियनशिप गोल्फ की सबसे पुरानी मेजर के लिए क्वालिफाई करने का यहां पर देखा जाए जरिया भी है। चर्चा करें तो अन्य क्वालिफायर कौन हुए जिन्होंने द ओपन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो दूसरा स्थान पर कौन रहे, दूसरे स्थान पर है कैमरन जॉन, ये कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और इन्होंने भी द ओपन के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय प्रदर्शन कैसा रहा, तो यहां पर देखा जाए जो भारतीय प्रदर्शन था इसमें कौन कौन लोग भारतीय सम्मिलित हुए थे, तो पुखराज सिंह गिल और गगनजीत भुल्लर, ये जो गगनजीत भुल्लर और पुखराज सिंह गिल है, इन्होंने यहां पर देखा जाए सिंगापुर ओपन में पार्टिसिपेट किया था और संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर रहे, तो 26वें स्थान पर रहे थे, ठीक है, 26वें स्थान पर ये रहे थे। चलिए आगे चर्चा करते हैं, देखा जाए तमिलनाडु में 8000 से 12000 वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है, ठीक। अब यहां पर ये तमिलनाडु का जो जिला है तुत्तुकुड़ी, जिसको आप तूतीकोरिन के नाम से भी जानते हैं, उस तूतीकोरिन जिले में देखा जाए तो मध्य उत्तर होलोसीन काल का, ठीक है, मिडिल लेट होलोसीन पीरियड का देखा जाए जीवाश्म प्राप्त हुआ है, ठीक। और ये खोज किसके द्वारा की गई है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अध्ययन किया गया। उसी अध्ययन में पता चला है कि तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले से 8000 से लेकर 12000 वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई इसकी, यहां पर देखा जाए स्थानीय खोजकर्ता थे राजेश सिलवर्थी के द्वारा यहां पर प्रारंभिक खोज की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो तमिलनाडु की जो थुत्तुकुड़ी जिला प्रशासन था उसके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच का अनुरोध किया गया कि आप जांच करिए क्या यह सही है। अब वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वेक्षण किया और वैज्ञानिकों के द्वारा पुष्टि की गई कि हाँ ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखा जाए 8000 से लेकर 12000 वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है, कहां से, तुत्तुकुड़ी से, ठीक है। देखा जाए कौन कौन लोग यहां पर सम्मिलित थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक टीम में, तो डोला राय, देवाश्री दाम, आर चंदन सिंह, रघुनाथ और धृति बनर्जी यहां पर सम्मिलित थे। वैज्ञानिक महत्व देखा जाए, अब इस जो स्थल पे जीवाश्म खोजा गया इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो यहां पर देखें तो क्वाटरनरी डिपॉजिट और प्रागैतिहासिक पर्यावरण का अध्ययन में ये सहायक होगा, ठीक है। जो क्वाटरनरी डिपॉजिट है उसके अध्ययन में, साथ ही साथ जो प्रागैतिहासिक पर्यावरण किस प्रकार से था उसके अध्ययन में देखा जाए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है, जिससे आपको प्रागैतिहासिक काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जो एफटीए है उस पर हस्ताक्षर हो गया है। चर्चा करते हैं कब हस्ताक्षर हुआ, तो 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर किया गया है। यहां पर देखा जाए पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकल की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किया गया है। भारत के 100% निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे होगा क्या कि भारत देखा जाए जो भी एक्सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड को 100%, ठीक है,
100% यहां पर देखा जाए ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक, चर्चा करते हैं भारत को लाभ क्या क्या होगा। टेक्सटाइल, लेदर, कारपेट, ऑटो कंपोनेंट, पहले लगने वाला जो 10% टैरिफ था, इस पे अब टैरिफ कितना हो जाएगा, 0 टैरिफ हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड भारत से आयातित 95% वस्तुओं पर औसत टैरिफ 2.2 को समाप्त करेगा। ठीक, जो औसत टैरिफ था 95% वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाता था न्यूजीलैंड, उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखा जाए कुछ किसानों के बीच में चिंता थी और जो अफवाहें फैलती थी, उन अफवाहों पर भी लगाम लगाने के उद्देश्य से देखा जाए तो एक चीज बताई गई है सरकार के द्वारा, सुरक्षित घरेलू क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र? डेयरी उत्पाद, चीनी, कृषि वस्तुएं और हथियार। यहां पर देखा जाए इन क्षेत्रों को इस एफटीए से बाहर रखा गया है। ठीक है, घरेलू किसानों और उद्योगों के हित की रक्षा के लिए इन्हें एफटीए से बाहर रखा गया। ये पॉइंट आप जाने रहिएगा कि डेयरी उत्पाद, चीनी, कृषि वस्तुएं और हथियार का जो उत्पादन है, इनको भारत न्यूजीलैंड एफटीए जो हुआ है उसके दायरे से बाहर रखा गया। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकता है। चलिए अगली खबर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए सड़क सुरक्षा अब जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत देखा जाए जो सड़क सुरक्षा है, ये आपके जीवन जीने का अधिकार घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। यहां पर देखा जाए हाईवे पर सुरक्षित आवागमन अब आपका मौलिक अधिकार बन गया है। यानी कि अगर देखा जाए अवैध पार्किंग, ढाबे इत्यादि आपको दिखते हैं और अवैध पार्किंग की वजह से आपको नुकसान हो रहा है या आपको असहज महसूस हो रहा है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका मौलिक अधिकार हो गया है। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश और तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले तथ्य देखते ये है कि भारत में देखा जाए जो कुल हाईवे हैं उनमें नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है, केवल 2% यहां पर देखा जाए कंट्रीब्यूट करता है नेशनल हाईवे। लेकिन जो टोटल रोड एक्सीडेंट होते हैं उनका मामला 30% है। यानी कि जो नेशनल हाईवे पे मौतें होती हैं, कुल मौतों का 30% मौतें केवल नेशनल हाईवे पे होती हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट में देखा जाए जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन में केवल नेशनल हाईवे का हिस्सा 2% है और 2% में 30% मौतें होती हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, देश के कुल सड़कों में केवल 2% नेशनल हाईवे है, लेकिन 30% सड़क दुर्घटना मौतें यहीं पर होती हैं। अब यहां पर देखा जाए दुर्घटना के मुख्य कारण क्या क्या बताए गए हैं। जो पीठ थी, यहां पर देखा जाए पीठ में जो जेके महेश्वरी व अतुल एस चंद्रूकर 2 लोग सम्मिलित थे, उनके द्वारा निर्णय दिया गया है। यहां पर देखा जाए पीठ के अनुसार अवैध पार्किंग, ब्लैक स्पॉट और बेतरतीब ढाबे जो होते हैं, यानी कि कहीं भी ढाबे खुल गए, ये सब मुख्य कारण बताए गए हैं सड़क पे दुर्घटना के, नेशनल हाईवे पे दुर्घटना के मुख्य कारण बताए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर नया निर्देश क्या जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हाईवे के राइट टू वे में नए ढाबों व व्यवसायिक ढांचों जो ढांचे हैं उन पर पूर्ण रोक होगा। यानी कि नए व्यवसायिक ढांचे नहीं स्थापित किए जाएंगे, ना ही जो हाईवे का राइट टू वे है उस पर नए ढाबे स्थापित किए जाएंगे। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। पार्किंग के लिए क्या नियम बताए गए, तो वाहनों को अब केवल निर्धारित ले बाई या पार्किंग में ही रुकने की अनुमति होगी। अब कोई भी वाहन हाईवे पर कहीं भी नहीं रुक जाएगा कि कहीं भी रुक गया। ठीक है, तो यह निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां पर देखा जाए ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी, फंडामेंटल राइट और जुडिशरी से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी यहां पर है। जो अनुच्छेद 21 है, राइट टू लाइफ, ऐतिहासिक विस्तार यहां पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह फैसला राजस्थान, अब किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ये फैसला जो आया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में यह फैसला आया है। तो फैसला यहां पर देखा जाए किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, यह फैसला राजस्थान, फलौदी व तेलंगाना रंगारेड्डी में दुर्घटना जो 34 मौतें हुई हैं उनका स्वतः संज्ञान लेते हुए, सु मोटो यहां पर देखा जाए स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी देखा जाए स्वतः संज्ञान के निर्णय में ये फैसला निकल कर आया कि सड़क सुरक्षा अब जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 साल बाद भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब इसका आयोजन होगा, 31 मई 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। कब आयोजित किया जाएगा, 31 मई को। ठीक है, किसके सहयोग से, तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए ये भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय भी गढ़ने जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। अब ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का 4था संस्करण है, इसका थीम और लोगो भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा 23 अप्रैल 2026 को इसका थीम और लोगो लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो थीम देख लेते हैं, थीम क्या है।
थीम है एआई स्पिरिट। अब ये जो एआई स्पिरिट है इसका फुल फॉर्म आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम है। ठीक है, एआई स्पिरिट शॉर्ट में कर दे या फिर पूरा पूरा थीम लिख दे तो आपको याद रखना है एआई स्पिरिट थीम है, और एआई स्पिरिट दे दे हाल ही में चर्चा में रहा थीम एआई स्पिरिट का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप याद रखिएगा, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम है और ये है लोगो। ठीक, ये लोगो है। लोगो की विशेषता क्या है, तो भारत और अफ्रीका के मानचित्र के साथ शेर का चित्रण किया गया है। ठीक है, भारत और अफ्रीका के मानचित्र के साथ शेर का चित्रण किया गया है, जो देखा जाए किसका प्रतीक है, तो यह साझी पहचान और अदम्य साहस तथा मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। अब ये देखा जाए आपके परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे पहले तो जान लो कि 10 सालों के बाद ये हो रहा है। पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, 2008 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2015 में, और 10 सालों के गैप के बाद देखा जाए 2026 में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब सिलेबस में कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 जो आपके मेंस का जीएस पेपर 2 है उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा वो क्या होगा, जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट ये होगा कि भू राजनीतिक व आर्थिक चुनौतियों के बीच ग्लोबल साउथ को मजबूत करने में जो भारत की स्थिति है तथा वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत के योगदान के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, ये होगा जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण। चलिए आगे देखते हैं, भारत की नजर 2038 एशियाई खेलों की मेजबानी पर। ठीक है, भारत देखा जाए जो 2038 में होने वाला एशियाई खेल है उसकी मेजबानी पर अपनी नजर रखे हुए है। यहां पर देखा जाए भारत ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से संपर्क किया है, किस लिए, ताकि जो एशियाई खेल है उसकी मेजबानी भारत को मिल सके, कब के लिए, 2038 के लिए। कहां पर देखा जाए ये आयोजन किया जाएगा, प्रस्ताव कहां पर भारत ने दिया है, भारत ने प्रस्ताव दिया है कि हम अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन करेंगे, और यहां पर केवल भारत ने ही प्रस्ताव नहीं दिया है, भारत के साथ साथ में मंगोलिया और दक्षिण कोरिया ने भी अपना प्रस्ताव दे रखा है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया और मंगोलिया ने भी अपना प्रस्ताव दिया है। अब यहां पर देख लेते हैं मेजबानी दावेदारी से संबंधित मुख्य तथ्य, भारत यहां पर चर्चा करें तो भारत ने पूर्व में 1951 में और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है, और दोनों बार आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। यानी कि इस बार देखा जाए जो आयोजन हो रहा है वो नई दिल्ली से हटकर कहां पर, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो बिड लगाई गई है इससे प्रतिद्वंदी देश कौन कौन से हैं, तो दक्षिण कोरिया और मंगोलिया यहां पर प्रतिद्वंदी है। सबसे पहले चर्चा करते हैं अहमदाबाद मॉडल के बारे में। देखा जाए तो पहले से विकसित हो रहे विश्व स्तरीय खेल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग यहां पर किया जाएगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन यह है कि यह बोली 1936 ओलंपिक की संभावित मेजबानी की रणनीति का एक अहम हिस्सा भी माना जा रहा है, यानी कि 1936 में ओलंपिक की मेजबानी कर लेंगे और 2 साल बाद देखा जाए तो एशियाई खेलों की मेजबानी 2038 में कर लेंगे। सॉरी, यहां पर 1936 नहीं, 2036 है, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी कर लेंगे और 2038 में एशियाई खेलों की मेजबानी कर लेंगे। चलिए अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, तो स्पोर्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत देखा जाए सॉफ्ट पावर, जो स्पोर्ट डिप्लोमेसी होती है, देखा जाए आप विभिन्न देशों के बीच में देखते हैं ना, युद्ध चलते रहते हैं, फिर भी वहां के खिलाड़ी जाते हैं, खेलते हैं, ये स्पोर्ट डिप्लोमेसी होती है, सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ही आप देख लीजिए, कितना भी जंग छिड़ा रहे लेकिन उसके बाद में भी जो अभी मैच हुए थे T20 वर्ल्ड कप, उसमें देखिए पाकिस्तान की टीम आई थी खेलने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ये सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान देता है, और 2036 ओलंपिक्स के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का एशियाई खेलों यानी कि 2038 में पुनः उपयोग किया जाएगा। इससे देखा जाए सस्टेनेबल मॉडल विकसित किया जाएगा और अनुभव प्राप्ति भी होगी। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। ओलंपिक की मेजबानी कहां पर होगी ये भी आप जानते हैं, गुजरात अहमदाबाद में ही की जाएगी। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, कोरबा में डीजल संकट, कोयला उत्पादन में 10% की भारी गिरावट आई है। देखा जाए जो डीजल संकट है, डीजल संकट के कारण जो कोरबा है वहां पर कोयला उत्पादन में 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की खदानों में काम प्रभावित हुआ है। कमर्शियल डीजल की कीमतों में अचानक जो भारी वृद्धि हुई है, इससे होगा क्या कि देश में संभावित ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, देश में संभावित ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि कोयले का उत्पादन जो है 10% तक कम हो गया है। चर्चा करें संकट के कारण और आंकड़े देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए प्राइस शॉक, सबसे पहले 20 मार्च 2026 के बाद कमर्शियल डीजल जो 87.67 रुपए था वो बढ़कर 109.59 लीटर हो गया है।
अब यहां पर देखा जाए जिसके कारण हुआ क्या कि परिवहन ठप हो गया। उच्च परिवहन लागत के कारण खदानों के लगभग 30% वाहन जो है ये निषिद्ध हो गए हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से हुआ क्या कि अब भैया जब वाहन ही नहीं है, परिवहन जो उच्च परिवहन लागत वाले जो वाहन थे, यहां पर वो वाहन 30% वाहन निषिद्ध हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दैनिक लक्ष्य जो 5.05 लाख टन का था वो गिर कर कितना हो गया 4.65 लाख टन हो गया। ठीक है, जो 10% की गिरावट को दर्शाता है। अब यहां पर चेतावनी क्या दी गई है कि उत्खनन और ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्ट में समन्वय बिगड़ने से थर्मल पावर प्लांट्स की सप्लाई खतरे में है। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी जो सप्लाई है वो खतरे में है। इससे होगा क्या, इससे देश के समक्ष एक ऊर्जा संकट खड़ा होगा। ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से कि जो कोरबा में डीजल संकट आया है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, और कोयले के जो उत्पादन इसमें 10% की जो गिरावट है ये आपकी ऊर्जा संकट का कारण भी बनेगी। और इस ऊर्जा संकट के कारण को आप देखा जाए जीएस पेपर 3 से रिलेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये किस किस पोर्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो ऊर्जा का क्षेत्र है यानी कोयला उत्पादन या जो अन्य क्षेत्र है उनको आप ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जीएस पेपर 1 वहां से रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 जो एनर्जी सेक्टर और इकोनॉमी है वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो कोरबा है इसको ऊर्जा हब के रूप में माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए 30% आधारित ऊर्जा और 70% कोयला आधारित ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कोरबा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भारत का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, इसके बारे में चर्चा कर ले तो कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहायक कंपनियों में से एक है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहायक कंपनियों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन अवैध दवाओं की सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन वाइप। ठीक है, जो ऑनलाइन अवैध दवाई होती हैं उन अवैध दवाओं पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन वाइप लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की देशव्यापी साइबर अभियान है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध दवा बिक्री पर नकेल कसने के लिए इसको लॉन्च किया गया। यहां पर देखा जाए अब तक 122 मामलों की सफल पहचान भी इसके अंतर्गत की है। प्रतिबंधित दवाओं की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखा जाए 62 प्रतिबंधित दवाएं, ठीक है 62 प्रतिबंधित दवाएं जैसे क्लोनोजेपम, फेंटानिल चिन्हित किया गया है। इनमें से 58 एनडीपीएस एक्ट के तहत भी आती हैं। ठीक है, ई कॉमर्स पर एक्शन लिया गया। यहां पर देखा जाए इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और डायल फॉर ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ संदिग्ध लिस्टिंग हटाने की तत्काल नोटिस भी दी गई है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तकनीकी का उपयोग भी किया गया है। ये स्नूप एआई तकनीकी का उपयोग किया गया है एनसीबी के द्वारा, जिससे देखा जाए तो ये अवैध दवाओं पर नकेल कसने में सफलता मिली है। अब यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो अवैध जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर देखा जाए एएफपी, ठीक, भारत में एनसीबी और यूएसए में देखा जाए डीईए। ये तीनों मिलकर आपस में देखा जाए ये तीनों ऐसी एजेंसियां हैं आपस में समन्वय कर रही हैं, जिसके माध्यम से जो अवैध दवाएं होती हैं उन पर नकेल कसने में, उन पर लगाम लगाने में एक समन्वय विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल एजेंसीज यहां पर देखा जाए इस अंतरराष्ट्रीय खुफिया सहयोग से, जिसमें डीईए यूएसए की और एएफपी ऑस्ट्रेलिया की जैसी एजेंसियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ भारत की ओर से देखा जाए तो एनसीबी यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सम्मिलित है। अब यहां पर चर्चा करें, यह पहल जुलाई 2025 में ऑपरेशन मैडमैक्स की सफलता पर आधारित है। यानी कि जो मैडमैक्स ऑपरेशन मैडमैक्स था इसका संबंध किससे है, यहां पर देखा जाए इसका संबंध भी जो नकली दवा है ना, नकली दवा, उस पर नकेल कसने के लिए था। तो दो यहां पर ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन वाइप, ठीक, एनसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहां पर जो ऑपरेशन मैडमैक्स है ये कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। और इसको आप देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर क्राइम और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उससे रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारत अर्मेनिया रक्षा सहयोग, यहां पर देखा जाए संयुक्त सैन्य उत्पादन पर जोर दिया गया है। चर्चा करते हैं तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अर्मेनिया के लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड एसाइन नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक इनके बीच में आयोजित की गई। देखा जाए तो उद्देश्य क्या था, भविष्य उन्मुख रणनीतिक साझेदारी और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण जोर दिया गया। साथ ही साथ चर्चा करते हैं भारत अर्मेनिया रक्षा वार्ता, मुख्य फोकस और मुख्य बिंदु और परीक्षा फोकस क्या है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं मुख्य फोकस कहां पर किया गया इस बैठक में। तो भारत और अर्मेनिया के बीच में
संयुक्त सैन्य उपकरण निर्माण और रक्षा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर जोर दिया गया। साथ ही साथ फरवरी 2026 में सीडीएस की अर्मेनिया दौरे के दौरान देखा जाए पीएम निकोल पाशियाना से इन्होंने मुलाकात की थी और चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा, क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक भू राजनीति और द्विपक्षीय विस्तार पर यहां पर जोर दिया गया। प्रीलिम्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया की सीमा किससे किससे लगती है, जॉर्जिया से लगती है, अजरबैजान से लगती है, ईरान से लगती है। ठीक है, तो ये आप सीमा के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए भारत के एक प्रमुख उभरते रक्षा निर्यात भागीदार के रूप में अर्मेनिया की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर मानी जा रही है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो युद्ध जैसी सिचुएशन बनी रहती है, हमेशा पाकिस्तान उल्टे पुल्टे बयानबाजी करता रहता है, उसी प्रकार से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनातनी चली रहती है। ठीक है, तनातनी रहती है। और यहाँ पर देखा जाए जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया भारत से रक्षा निर्यात करता रहता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रमुख उभरते रक्षा निर्यात भागीदार के रूप में अर्मेनिया भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यूएई ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई ने ले लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला लिया है। यहां पर चर्चा करें, संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक छोड़ने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह निर्णय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट और ईरान से जुड़े ऊर्जा तनाव के बीच लिया गया है। चर्चा करें तो इस पे ओपेक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एकजुटता कमजोर होगी, वैश्विक तेल आपूर्ति संतुलन बिगड़ेगा। साथ ही साथ यूएई का तर्क क्या दिया गया है, यूएई के द्वारा यूएई ने तर्क दिया है कि घरेलू ऊर्जा में भारी निवेश करना है मुझे, साथ ही साथ अब प्रोडक्शन कोटा को मुक्त होकर मनचाहा उत्पादन बढ़ा सकेगा। यानी कि जो प्रोडक्शन कोटा था उसको देखा जाए हटाया जाएगा, साथ ही साथ मुक्त होकर मनचाहा उत्पादन यानी कि जितना जरूरत है उतना उत्पादन हम कर सकेंगे, ऐसा यूएई का तर्क है। सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा, ओपेक के मुख्य नेतृत्वकर्ता सऊदी अरब के लिए यह एक कूटनीतिक झटका भी है। अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमुख खाड़ी देश कौन कौन से, यहाँ पर देखा जाए किन किन खाड़ी देशों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सीमा लगती है, ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यहां पर देखा जाए इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। देखो यहां से ओपेक से 3 सवाल बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। सबसे पहले तो इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और यहां पर इसमें टोटल कितने कंट्रीज जो है वो भागीदार है। ठीक है, और यहां पर किस देश ने छोड़ने का निर्णय लिया है, तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी और आईआर के सेक्शन से महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए देखा जाए अगली खबर क्या है, तमिलनाडु में प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग साइट की पुनः खोज की गई है। देखा जाए तो नीलगिरी जो कोटागिरी क्षेत्र था, यहाँ के वेल्लारी कोम्बई गांव से प्राचीन साइट की खोज की गई है। लगभग 1100 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह स्थल प्राचीन जनजातियों से जुड़ा हुआ है। अब कौन कौन सी जनजातियां इससे संबंधित है, जो यह साइट है, इन साइट से कौन कौन सी जनजातियां संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इरुला और कुरुम्बा। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, आपके परीक्षा में खासकर यूपी पीसीएस में आपने देखा है कि जनजातियां कौन सी कहां पर पाई जाती है, संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इरुला और कुरुम्बा, इरुला से तो पूछा जा चुका है, कुरुम्बा आपको याद रखना है। अब यहां पर याद रखना जो कुरुम्बा जनजाति और इरुला जनजाति है, ये बेसिकली कहां पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में कहां पर, तो तमिलनाडु में जो नीलगिरी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं, जो ये पेंटिंग रॉक पेंटिंग साइट खोजी गई है, मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी इसके खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले देखा जाए फील्ड सर्वे सुधाकर मलिप्यन और कुमारवेल रामासामी के द्वारा यहाँ पर फील्ड सर्वे किया गया था। याकिया हेरिटेज ट्रस्ट के अंतर्गत इन्होंने फील्ड सर्वे किया था। कौन सी जनजातियां संबंधित है, तो मैंने बता दिया इरुला और कुरुम्बा जनजातियां संबंधित है। और मुख्य कलाकृतियां यहाँ पर कौन कौन सी खोजी गई हैं, तो लाल गेरुआ से बनी लगभग 30 आकृतियां, जिनमें मानव शिरोभूषण और अनुष्ठानिक प्रतीक सम्मिलित है। यह यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव शिरोभूषण और अनुष्ठानिक कलाकृतियां सम्मिलित है। इन कलाकृतियों की खोज की गई है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इरुला और कुरुम्बा जनजातियों से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस क्षेत्र में एरुथपिया और जो प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, वहां से भी आपके डायरेक्टली सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। डायरेक्टली पूछेगा कहां पर इसकी शुरुआत की गई है।
ठीक है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा कहां पर इसकी शुरुआत की गई है। तो यह प्लांट सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। परीक्षा में पूछे उत्तर प्रदेश में पहला लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा कहां पर शुरू की गई है, सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखा जाए तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी यह है। ठीक है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी है जिसका शुभारंभ सिकंदराबाद बुलंदशहर में किया गया है। अब ये आपके सर्कुलर इकोनॉमी के सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर देखा जिसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, डेवलपर कौन है, तो रॉक लिंक इंडिया के द्वारा इसका विकास किया गया है। जो ये इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, रॉक लिंक इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। बेसिकली होगा क्या, यहां सर देखा जाए तो इसकी क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता, तो 10,000 टन वर्ष बैटरी प्रोसेसिंग की क्षमता है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो धातु है उसको पुनर्प्राप्त भी किया जाएगा, जिनमें लिथियम कोबाल्ट तांबा जो है यहां पर 98% से अधिक तक रिकवरी हो जाएगी। यानी कि होगा क्या, जो एक्सट्रैक्ट मेटल है इससे क्या होगा, इसकी पहले प्रोसेसिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी बैटरी बनाई जाएगी, बैटरी बनाने के बाद देखा जाए तो नई टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा। और जब वो टेक्नोलॉजी देखा जाए तो अपने जो निर्धारित सीमा थी उस सीमा को पार कर लेगा, तो वापस से 98% तक जो धातु था उसको पुनर्प्राप्त कर लिया जाएगा और उस पुनर्प्राप्त धातु को फिर से प्रोसेसिंग किया जाएगा, फिर से देखा जाए उसकी बैटरी बनाई जाएगी, बैटरी बनाने के बाद नई टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी जब मतलब आउटडेटेड हो जाएगी, वापस से जो मेटल था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी फ्लो डायग्राम के यहाँ पर माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से दो नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हम लोग 27 और 28 अप्रैल के अंतर्गत देख रहे हैं। सबसे पहले नियुक्ति है, यहां पर देखा जाए राजेश कुमार अग्रवाल पीएफसी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, पीएफसी का मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक महारत्न कंपनी है, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए, तो राजेश कुमार अग्रवाल बन गए हैं। ठीक है, नए निदेशक कौन बने पीएफसी के, राजेश कुमार अग्रवाल। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए पीएफसी का महारत्न दर्जा और पावर सेक्टर में इसका योगदान परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पीएफसी जो है एक महारत्न कंपनी भी है। चलिए आगे देखें। विवेक त्रिपाठी ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ईडी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व होल टाइम डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, विवेक कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आरबीआई के द्वारा मंजूरी दी गई है जो 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुई। यहां पर देखा जाए रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए विवेक कुमार त्रिपाठी को जाना जाता है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, विवेक त्रिपाठी ही बने हैं। चलिए अब चलते चलते कुछ आपसे सवाल है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है, अशोक कुमार लहरी को किस संस्थान का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आरबीआई, नीति आयोग, सेबी या फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1612 में दुर्लभ एस्ट्रोलैब किस स्थान पर नीलाम किया जाएगा, जो 1612 का दुर्लभ एस्ट्रोलैब है इसको किस स्थान पर नीलाम किया जाएगा, पेरिस, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रख्यात फोटो जर्नलिस्ट रघु राय ने अपनी करियर की शुरुआत किस समाचार पत्र से की थी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट और इंडियन एक्सप्रेस। यहां पर देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है, श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज का मुख्य फोकस क्या रहा, केवल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेलों का निजीकरण करना, एथलीट सेंट्रिक डेवलपमेंट और अवसंरचना विकास पर जोर देना, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए चौथा ऑप्शन है केवल ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना। और अंतिम सवाल है कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, भारत ने सभी उत्पादों पर टैरिफ समाप्त कर दिया है। दूसरा कह रहा है न्यूजीलैंड ने 95% वस्तुओं पर टैरिफ घटाने या समाप्त करने का निर्णय लिया है। तीसरा कह रहा है कि भारत ने डेयरी उत्पादों को भी शामिल किया है। चौथा कह रहा है समझौता 2025 में हुआ था। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक, तो ये थे 5 प्रश्न, जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके बाद आपको जो 29 और 30 अप्रैल का महत्वपूर्ण वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसके साथ हमारा अप्रैल का मंथ खत्म हो जाएगा और अप्रैल मंथ का कंप्लीट पीडीएफ आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसको आप हमारी वेबसाइट से भी जाकर विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ को वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो एमसीक्यू बचे हुए हैं वो एमसीक्यू भी आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।